नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद 84 वर्ष की आयु में निधन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना जताई। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 88% हुई। अब तक 1,19,000 से अधिक लोग ठीक हुए। और देश भर में 660 केंद्रों पर एनटीए द्वारा जेईई मेंस की परीक्षा कल से। कोविड-19 से बचाव के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। अब समाचार विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद आज नई दिल्ली स्थित सेना अस्पताल में निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। प्रणब मुखर्जी वर्ष 2012 में देश के 13वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। वे 2017 तक इस पद पर रहे। राष्ट्र सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पिछले वर्ष देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। उनका राजनीतिक सफर भी काफी लंबा रहा और उनकी गिनती सुलझे हुए राजनेताओं में होती है। अपनी पार्टी के अलावा विरोधी दलों में भी वे काफी लोकप्रिय थे। प्रणब मुखर्जी को 1969 में संसदीय राजनीति में पहला मुकाम मिला, जब वे राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रयास से वे कांग्रेस के टिकट पर संसद के ऊपरी सदन के लिए चुने गए। वे देश के वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री सहित केंद्र सरकार में कई मंत्रालयों के मंत्री रहे। वे तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर भी रहे। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी में रहते हुए राज्यसभा के लिए 5 बार और लोकसभा के लिए 2 बार निर्वाचित हुए थे। प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह और हरखुजा ने भी पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर गहरा शोक जताया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमण के 1,324 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,36,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक 154 मामले पटना जिले में सामने आए हैं। भागलपुर में 125, मुजफ्फरपुर में 72, मधुबनी में 68, पूर्णिया में 65, गोपालगंज में 58, गया और पूर्वी चंपारण में 52, भोजपुर में 43, मधेपुरा में 42 और समस्तीपुर में 40 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अन्य जिलों से भी संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इस महामारी से राज्य में अब तक 694 लोगों की मृत्यु हुई है। महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर 88% हो गई है। प्रदेश में अब तक 1,19,000 से अधिक लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने आज कहा कि कोविड-19 महामारी के रोगियों के स्वस्थ होने की दर में सुधार जारी है और अब ये 76.61% हो गई है। देश में अब ठीक हुए लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में 3.5 गुना हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 8 दिनों में 5 लाख लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में संक्रमण के 78,512 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 36,21,245 हो गई है। महामारी से अब तक देश में 64,469 लोगों की मृत्यु हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्वस्थ होने के बाद एम्स नई दिल्ली से छुट्टी दे दी गई है। श्री शाह को कोविड-19 से ठीक होने के बाद पिछले दिनों जांच के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था। देश भर में अनलॉक का चौथा चरण कल से लागू होगा। ये 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 में पहले की तुलना में अधिक छूट दी है। इस दौरान 21 सितंबर से धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैवाहिक कार्यक्रमों के दौरान शर्तों के साथ लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। हालांकि अधिकतम 100 लोगों के ही एक स्थान पर एकत्र होने की छूट होगी। इस चरण में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।
वहीं राज्यों को अपने स्तर पर लॉकडाउन लगाने की छूट भी नहीं होगी। इधर बिहार के शहरी इलाकों में राज्य सरकार द्वारा घोषित 6 सितंबर तक लॉकडाउन के प्रावधान लागू रहेंगे। वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्वच्छता के महत्व को बताया है। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं, करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। वहीं दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 से संक्रमित अधिकतर लोग घर में ही क्वारंटीन होते हैं। बहुत कम लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अनुबंधित अस्पतालों की रैंकिंग अब उनकी स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर की जाएगी। देश भर में 23,000 से अधिक अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पैनल में शामिल किया गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक डॉक्टर JL मीणा ने बताया कि पैनल में शामिल अस्पतालों को स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता के 6 मानदंडों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने का प्रस्ताव है। डॉक्टर मीणा ने बताया कि अस्पतालों की रैंकिंग लाभार्थियों को पैनल में शामिल अस्पतालों में जाने के बारे में जानकारी मिलेगी। आम लोगों को सबसे बड़ा जो फायदा होगा, एक तो ये होगा कि उसे पता लगेगा कि हॉस्पिटल किस ग्रेड में। अगर हॉस्पिटल 5 स्टार है, मीन्स ये वेल क्वालिटी सर्विसेज दे रहा है। यहाँ पर पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट बहुत अच्छा है, यहाँ पर एफिशिएंसी है, डॉक्टर्स क्वालिफाइड है, सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज मिल रही है। तो वो बड़ा इजीली, जहाँ पे भी लाइफ सेविंग की जब बात होगी तो सबसे पहले बेनिफिशियरी ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहेगा कि जहाँ पर 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग है, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज उसको मिल जाएगी, वहाँ पे क्वालिटी सर्विसेज मिल जाएगी। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य देखभाल का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें कमजोर वर्ग के लोगों का हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय संचार तथा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश का डाक विभाग आत्मनिर्भर हो रहा है तथा डाक सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार वृद्धि हो रही है। श्री प्रसाद दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भागलपुर में क्षेत्रीय कार्यालय भवन तथा बेगूसराय में राज्य के दूसरे सबसे बड़े डाक भवन का उद्घाटन कर रहे थे। डाक भवन में डिविजनल कार्यालय, प्रधान डाकघर, पासपोर्ट कार्यालय तथा केंद्र और राज्य सरकार की 170 से अधिक सेवाओं सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वर्चुअल समारोह में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी जुड़े रहे। उच्चतम न्यायालय ने कोर्ट की अवमानना के एक मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने उन्हें न्यायपालिका के खिलाफ 2 ट्वीट के लिए अवमानना का दोषी पाया था। प्रशांत भूषण को 15 सितंबर तक ये जुर्माना न देने पर 3 महीने के कारावास की सजा और वकालत पर 3 वर्ष का प्रतिबंध झेलना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जहां एक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम नहीं किया जा सकता, वहीं दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान किया जाना चाहिए। IIT और अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए JEE की मुख्य परीक्षा कल से 6 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने राज्य में 43 सेंटर बनाए हैं। परीक्षाओं का संचालन कुल 12 पालियों में किया जाएगा। 61,000 से अधिक परीक्षार्थी इस बार राज्य में इन केंद्रों पर परीक्षा देंगे। NTA ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचारकों, नेताओं और उम्मीदवारों के हवाई खर्चे पर नजर रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को विमानन कंपनियों से रेट लिस्ट लेने को कहा गया है। इसी आधार पर उड़ानों पर खर्च होने वाली राशि का चुनाव खर्च के लिए हिसाब किताब किया जाएगा। राज्य पुलिस मुख्यालय ने विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा संबंधित तैयारियों का आकलन शुरू कर दिया है। मुख्यालय के चुनाव प्रशाखा के SP आदित्य कुमार ने सभी पुलिस अधीक्षक, रेल SP, CID SP को पत्र लिखकर 5 सितंबर तक सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के कर्मियों की सूची मांगी है।
शेखपुरा जिला प्रशासन ने आगामी चुनाव को लेकर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता की जानकारी दी गयी। प्रदेश में अधिकांश प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट से बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, पटना, मुंगेर और भागलपुर में स्थिर बना हुआ है। हालांकि पटना के दीघा घाट और गांधी घाट में नदी का जलस्तर लाल निशान को पार कर गया है। गंडक नदी का जलस्तर अधिकांश स्थानों पर स्थिर है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में कमी देखी जा रही है। बागमती, अधवारा समूह और कमला बलान नदी के जलस्तर में भी कमी आई है। घाघरा नदी का जलस्तर सीवान जिले के दरौली और सारण जिले के छपरा में बढ़ रहा है। महानंदा नदी के जलस्तर में भी किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में वृद्धि हुई है, जबकि कोसी नदी का जलस्तर तेजी से कम हुआ है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता कम हो गई है। राज्य के पूर्वी हिस्से में कुछ स्थानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अररिया और किशनगंज जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि प्रदेश में विभिन्न सड़कों और पुल पुलियों के निर्माण को लेकर सरकार संकल्पित है। श्री यादव पटना में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांका जिले में चांदन नदी पर बनने वाले आरसीसी पुल का शिलान्यास करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस पुल के बन जाने से भागलपुर हंसडीहा और भागलपुर बांका के बीच सड़क संपर्क स्थापित हो जाएगा। साथ ही झारखंड के दुमका के साथ भी इन क्षेत्रों का सीधा संपर्क हो जाएगा। श्री यादव ने कहा कि बांका, कटोरिया और पंजवाड़ा में शीघ्र ही बाईपास रोड का भी निर्माण किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अवकाश प्राप्त अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन को बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वे आज ही शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। गौरतलब है कि शिशिर सिन्हा के कार्यकाल की समाप्ति के बाद ये पद रिक्त था। रोहतास जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर कोरोना से बचाव के लिए 38,000 से अधिक मास्क और दस्ताने की व्यवस्था की जाएगी। चुनाव में लगभग 6,500 थर्मल स्कैनर और इतने ही सैनिटाइजर का उपयोग होगा। उप निर्वाचन अधिकारी सत्यप्रिय कुमार ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप कोविड-19 से बचाव के लिए पूरी व्यवस्था रहेगी। इधर दरभंगा जिले में मतदाता जागरूकता के लिए उपभोक्ताओं के उपयोग में आने वाली चीजों पर भी प्रचार प्रसार करने के लिए संदेश दिए जाएंगे। जिले के उप विकास आयुक्त कारी प्रसाद महतो ने बताया कि दूध के पैकेट, रसोई गैस सिलेंडर, बैंक जमा निकासी पर्ची पर भी मतदाता जागरूकता के संदेश रहेंगे। सीवान से हरियाणा के अंबाला जा रही एक जीप उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आज सुबह भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में 5 मजदूरों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद 84 वर्ष की आयु में निधन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना जताई। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 88% हुई। अब तक 1,19,000 से अधिक लोग ठीक हुए। और देश भर में 660 केंद्रों पर एनटीए द्वारा जेईई मेंस की परीक्षा कल से। कोविड-19 से बचाव के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।